नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। भारत में उच्च न्यायालय का प्रावधान जो है राज्य स्तर पर है। न्याय प्रदान करने वाली सर्वोच्च न्यायिक संस्थाएं होती हैं। उच्च न्यायालय जो होते हैं वो राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर न्याय प्रदान करने वाली सर्वोच्च न्यायिक संस्थाएं होती हैं। ये संविधान के तहत स्थापित की गई हैं और प्रत्येक राज्य या राज्य के समूह के लिए एक उच्च न्यायालय जरूर होता है। ठीक है। उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में किया गया। उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में किया गया। सातवें संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अंतर्गत दो या दो से अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय की स्थापना किया जा सकता है। जब सातवां संविधान संशोधन हुआ, कहने का मतलब जो सातवां संविधान संशोधन हुआ उसके अंतर्गत कहा गया कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। ठीक है। भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या है 24। भारत में टोटल 24 उच्च न्यायालय है तथा उच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान के भाग 6 में तथा अनुच्छेद 214 से 231 तक, संविधान के भाग 6 तथा अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 1862 में की गई थी। सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 1862 में की गई थी और कलकत्ता उच्च न्यायालय के पश्चात बॉम्बे उच्च न्यायालय यानी मुंबई उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता उच्च न्यायालय के पश्चात मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। उच्च न्यायालय की संरचना कैसी है, हम देखेंगे कि उच्च न्यायालय की संरचना कैसी है। उच्च न्यायालय में एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है, बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायाधीश होता है। मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायाधीश होता है। और अन्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राष्ट्रपति की अनुशंसा पर तथा मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। कैसे अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? राष्ट्रपति की अनुशंसा पर तथा मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। एक चीज मिस हो गई है कि भारत में जो कुल उच्च न्यायालय की संख्या है, भारत में जो कुल उच्च न्यायालय की संख्या हमने 24 बताया है, ये एक्चुअली में 25 है। यानी कि अब जो है पहले 24 उच्च न्यायालय तो था लेकिन अब बढ़कर 25 हो गया है। जो 25वां उच्च न्यायालय है वो आंध्र प्रदेश है, जिसकी स्थापना 2019 में की गई थी। ठीक है। 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है जिसकी स्थापना 2019 में की गई थी। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन इसमें कुछ और शर्तें हैं कि नियुक्ति में राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेनी होती है। नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राज्यपाल तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेनी होती है, तभी न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है। अब देखना है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या क्या हैं। योग्यता क्या है? पहला है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता का कार्य किया होना चाहिए। यानी कि किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्षों तक वो अधिवक्ता का कार्य किया हो, तब वो भारत का किसी भी न्यायालय का, किसी भी हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए योग्य है। इसके अतिरिक्त किसी न्यायिक पद पर कम से कम 10 वर्षों तक कार्य किया हो। किसी भी न्यायिक पद पर कार्य किया हो। कौन से पद पर? न्यायिक पद पर कम से कम 10 वर्षों तक कार्य किया हो। तो ये 3 योग्यताएं जो है इंपॉर्टेंट होती हैं। 10 वर्षों तक अधिवक्ता, किसी भी न्यायिक पद पर 10 वर्षों तक कार्य और भारत का नागरिक हो। ये 3 योग्यताएं जो हैं न्यायाधीश बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट योग्यताएं हैं। अगला है हाई कोर्ट का अधिकार क्या क्या है। हाई कोर्ट के क्या क्या अधिकार हैं। तो पहला जो अधिकार है मूल अधिकार क्षेत्र। ये मूल अधिकार क्षेत्र क्या है? नागरिक
एवं आपराधिक जैसे मामलों की प्रत्यक्ष सुनवाई करता है। जो हाई कोर्ट होता है वो नागरिक मामलों अथवा आपराधिक मामलों जैसे मामलों की प्रत्यक्ष सुनवाई करता है। ये इसका मूल अधिकार क्षेत्र है। अपील क्षेत्र का क्षेत्राधिकार क्या है हाई कोर्ट का? निचली अदालतों के फैसलों के विरुद्ध दायर अपीलों पर सुनवाई कर सकता है। यानी कि जो हाई कोर्ट से नीचे की अदालतें हैं, जैसे सत्र न्यायालय या परिवार न्यायालय, उनकी अदालतों के फैसलों, यदि उसने कोई फैसला सुनाया है उसका, जैसे सत्र न्यायालय है, यदि सत्र न्यायालय ने कोई फैसला सुनाया है तो उस फैसले के विरुद्ध यदि कोई अपील दायर की गई है हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट उस दायर अपील पर सुनवाई कर सकता है। तो ये इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार है। अगला है कि अधिकार क्षेत्र की निगरानी। अधिकार क्षेत्र की निगरानी के इसका क्या मतलब है कि जो हाई कोर्ट होता है वह अपने अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यप्रणाली की निगरानी कर सकता है। यानी कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उन पर उच्च न्यायालय के अपीलीय न्यायिक क्षेत्र और पर्यवेक्षणीय अधिकारों जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, यानी कि सिंपल भाषा में समझिए तो उच्च न्यायालय को इस बात का अधिकार है, सिंपल भाषा में ये है कि उच्च न्यायालय को इस बात का अधिकार है कि वह अपने क्षेत्राधिकार के क्षेत्र के सभी न्यायालयों, अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालयों व सहायक न्यायालयों के क्रियाकलापों पर नजर रखे। ये हाई कोर्ट का अधिकार है कि वह अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालयों और सहायक न्यायालयों के क्रियाकलापों पर नजर रखे। ये इसका अधिकार क्षेत्र है। मौलिक अधिकारों की रक्षा किस प्रकार से करता है हाई कोर्ट? मौलिक अधिकारों की रक्षा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु रिट जारी कर सकता है। यानी कि रिट क्षेत्राधिकार भी है हाई कोर्ट के पास। क्या, कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 226 के तहत एक उच्च न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन और अन्य किसी उद्देश्य के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध एवं अधिकार अपेक्षा, ये सब रिट जो है जारी किया जा सकता है। किसके द्वारा? हाई कोर्ट के तहत। किसी अन्य उद्देश्य के लिए यदि न्यायादेश देने का कारण इसके क्षेत्राधिकार राज्य क्षेत्र की सीमाओं में है तो उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति, प्राधिकरण और सरकार को अपने क्षेत्राधिकार के राज्य क्षेत्र की सीमाओं के अंदर बल्कि इसके बाहर भी ऐसा न्यायादेश दे सकता है। ठीक है, तो यानी कि उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत रिट जितनी भी प्रकार की रिट हैं वो जारी करने का अधिकार है। अगला है कि संसद और विधान मंडल की वैधता की समीक्षा करने का अधिकार है उच्च न्यायालय को। कोई भी कानून यदि विधानमंडल में पारित होता है तो उन कानूनों की संवैधानिक वैधता की समीक्षा कर सकता है हाई कोर्ट। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का अधिकार होता है हाई कोर्ट को। इसके अतिरिक्त हाई कोर्ट अभिलेख का न्यायालय है। अच्छा, हाई कोर्ट किस प्रकार से अभिलेख का न्यायालय है? अब हमको ये देखना है कि हाई कोर्ट किस, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख का न्यायालय है ये हमको तो पता था, लेकिन हाई कोर्ट किस प्रकार से अभिलेख का न्यायालय है? तो उच्च न्यायालय के फैसले, कार्यवाही और कार्य शाश्वत स्मृति परिसाक्ष्य के लिए रखे जाते हैं। इन अभिलेखों को साक्ष्य के तौर पर रखा जाता है और अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यवाही के समय इन पर सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं। इन्हें कानूनी परंपराओं और संदर्भों की तरह माना जाता है। ठीक है, इसलिए जो है हाई कोर्ट जो है अभिलेख का न्यायालय है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय जो है कोई भी फैसला यदि उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है या कार्यवाही की जाती है तो अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा उनको परिसाक्ष्य के लिए रखा जाता है, उन पर कोई सवाल नहीं उठाए जाते। इसीलिए हाई कोर्ट को अभिलेख का न्यायालय भी माना गया है। हाई कोर्ट के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी है। अनुच्छेद 13 तथा 226 के तहत हाई कोर्ट के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी प्राप्त है। ये रहा हाई कोर्ट से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हमने इस पर चर्चा की। अब मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।